हेलो बच्चों, जो आज की नई हेडिंग है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अगर हमारे पास एक निकाय है, निकाय का मतलब जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये कोई निकाय है और इसमें बहुत सारे आवेश हैं। जैसे कि यहां कोई आवेश है, सपोज Q1, यहां पर कोई आवेश है Q2, यहां पर कोई आवेश है Q3 अप टू सो ऑन, यहां पर कोई आवेश है Qn। एक आवेशों का एक निकाय है जिसमें Q1 से लेकर Qn तक बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है, हम इस निकाय में कोई एक अन्य आवेश लेके आए, मान लीजिए Q0। ठीक है ना, तो हमें इस Q0 पर परिणामी बल देखना है। आवेशों का एक निकाय है जिसमें किसी एक आवेश पर हमें यह देखना है कि कितना बल लग रहा होगा। तो जब भी आवेशों का एक निकाय दिया जाए तो इस आवेश पर Q0 के अलावा जितने भी आवेश हैं ये सभी बल लगाएंगे। मान लो सभी पॉजिटिव हैं, तो जो Q1 आवेश है, ये Q0 आवेश है हमारा, जो Q1 आवेश है ये Q0 को इधर धक्का देगा। ये बल हो जाएगा आपका F0 पर, देख रहे हैं 1 की वजह से, तो F01 वेक्टर फॉर्म लगा दीजिए, सदिश राशि बल। दूसरा इधर धक्का देगा इस पर F02, तीसरा कहीं इधर धक्का देगा इस पर F03 और n बार कहीं इधर धक्का देगा इस पर F0n। कहने का मतलब है कि आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर जो कुल बल होगा, इस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं ना, बल सदिश राशि है तो इसका सदिश योग कर दीजिए। मतलब अगर मैं बात करूं F0 पर कुल बल की, तो इस पर कितने बल लगे? 0 पर पहले वाले ने बल लगाया, 0 पर दूसरे वाले ने बल लगाया, और इसी प्रकार 0 पर n वाले ने बल लगाया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल उस निकाय में इस खुदावेश के अलावा जितने भी आवेश हैं वो सब बल लगाएंगे इस पर, उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। क्लियर है? मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अगर मैं सदिश रूप की बात करूं, कूलाम का नियम हमने पढ़ा है बल के लिए, वो होता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कल पढ़ा था ना हमने, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो जैसे आपने F के ऊपर वेक्टर लगाया तो यहां आपको R कैप लगाना होगा, और हम जानते हैं कि R कैप होता है R वेक्टर अपॉन R, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो जो F वेक्टर निकल के आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप की जगह पर मैं R वेक्टर बटे R लिख सकता हूं। मतलब जो सदिश रूप निकल के आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 RQ R वेक्टर। ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। इस हेडिंग के बाद अभी स्टार लगा के हेडिंग डाल देंगे अपन, कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखो बड़ा इजी है, थोड़ा ध्यान लगाएं कूलाम के नियम का सदिश रूप, कि हमने कूलाम का नियम पढ़ा है कि F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को मैंने रिप्रेजेंट किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। तो अगर मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया, यहां अगर आप वेक्टर लगा रहे हो तो यहां आपको कैप लगाना होगा, और R कैप का सूत्र है R वेक्टर बटे R। R कैप की जगह पे मैंने R वेक्टर बटे R जमा दिया, R स्क्वायर R मिलकर के RQ, ये हो गया इसका सदिश रूप। अच्छा, इसको अगर यहां अप्लाई करूं मैं F0 पर कुल बल, तो F0 पर कौन कौन बल लगा रहा है? 0 पर पहला बल लगा रहा है, मतलब इस 0 पर ये पहला आवेश बल लगा रहा है। तो इस बल का सूत्र बन जाएगा, देखो उस फॉर्मेट से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों का गुणनफल। तो 0 पर Q1 बल लगा रहा है, मतलब Q0 Q1, नीचे ध्यान से देखिए,
उनकी दूरी का क्यूब है, तो इनके बीच की दूरी 0 और 1 के बीच की दूरी मान लीजिए आप r01 का क्यूब और r01 वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से 0 2 की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R02 का क्यूब और R02 का वेक्टर प्लस डैश 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 ये चलता रहेगा, और लास्ट में जो F0n है वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 QN बटे R0n का स्क्वायर, सॉरी Q और R0n का वेक्टर। ठीक है, इसके बाद जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए, कॉमन निकल के आएगा इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सब में से देखो Q0 कॉमन दिख रहा है। उसके अलावा इसमें क्या बचा कि Q1 R01 का Q और R01 का वेक्टर। उसके बाद में यहां बचेगा Q2 R02 का Q और R02 का वेक्टर डैश 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 QN R0n का Q और R0n का वेक्टर। ठीक है, तो यहां से जो कुल बल के बन के आया F01 का वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, आप इसको सिग्मा के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ध्यान से देखो, सारे स्टेप एक जैसे हैं, तो ऊपर Q सब में है और नीचे की संख्या चेंज हो रही है, इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, इसमें Q3 है, तो जो चेंज हो रहा है उसे आप I से रिप्रेजेंट कर दीजिए। I का मान कहां से स्टार्ट हुआ 1 से और कहां तक गया n तक, मैंने आपको 11th क्लास में से कई लिखाए हैं। और नीचे R0 सब में है, 0 के बाद का नंबर चेंज हो रहा है तो उसको I से रिप्रेजेंट कर दो का Q और R0I का वेक्टर। ठीक है, ये हमारा है अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं आया? तो अध्यारोपण का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है भाई, बेसिक अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, वो तो ये कहता है, खाली इतनी सी बात है कि अगर एक समूह दिया जाए, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे अपन, आवेशों का एक सिस्टम दिया जाए और किसी एक आवेश के ऊपर बल पूछे, तो उस आवेश पर उस निकाय में खुद के अलावा जितने भी आवेश हैं वो सब बल लगाते हैं। मेन लाइन तो ये है इसमें, ये वाली, कि कुल बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर है। आप हैंडल लगाइए, हैंडल लिखें आप अध्यारोपण का सिद्धांत, लिखिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, इसमें लिखिए इसके अनुसार आवेशों के निकाय में, इसके अनुसार आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर, आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, इस नियम के अनुसार आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल उस निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों, इस खुद के अलावा इस निकाय में जितने भी आवेश हैं उस निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के, इस नियम के अनुसार आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल इसके अतिरिक्त अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बल सदिश राशि है इसलिए चर्चा करेंगे सदिश योग की। लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, ये डायग्राम बना करके ये पूरा लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आप यहां तक फटाफट लिखें। बड़ा सिंपल तरीका है। आप जीरो पर बल देख रहे हो तो जीरो पर 1 2 3 जितने भी आवेश होंगे वो सब बल लगाएंगे, सदिश योग किया।
सबके मान जमाए और इसको हमने सॉल्व कर लिया, एक ग्रुप मिल गया। ठीक है ना। यहां तक लिखने के बाद आप हेडिंग लगाएंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, और इस पूरे सदिश रूप को लिख लेना भाई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है हमारी, जैसे अभी जो योग आया था वो था सदिश योग। कौन सा योग था? सदिश योग। तो सदिश योग के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। सदिश योग करते कैसे हैं, जरा ध्यान से देखना। 11th का एक बेसिक पॉइंट है, हेडिंग डालेंगे अपन सदिश योग कैसे करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास दो सदिश हों, फॉर एग्जाम्पल्स इधर एक सदिश है p वेक्टर, ठीक है, इधर एक सदिश है q वेक्टर, ठीक है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो इनका परिणामी होगा, पहली बात तो इनके बीच में आएगा r वेक्टर। जो जिन सदिशों का आप योग करने वाले हो p और q, उनके परिमाण पता हो, उनके बीच का कोण पता हो, तो रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में आता है। और रिजल्टेंट का सूत्र होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। परिणामी का सूत्र है ये, r इज इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम परिणामी ज्ञात किया करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ ट्रिक भी हैं, आप याद रख सकते हो तो देखना। मान लो कि दोनों के परिमाण बराबर हैं, माना p बराबर q। अगर p और q दोनों बराबर हैं, यहां से देखना है ना, और कंडीशन नंबर 1 थीटा बराबर 0 डिग्री है, उनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। जमा के देखना, अगर थीटा का मान आप 0 जमाते हो तो कॉस 0 का मान कितना आएगा? 1। अब मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, चलो। तो r इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट में, ध्यान से देखना, p और q को मान लो x मान लो, p और q दोनों का मान बराबर है और वो भी कितना है? x। तो जहां p और q है वहां मुझे क्या जमाना है? x है ना। तो p स्क्वायर क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। q स्क्वायर क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। 2pq x गुणा x, x स्क्वायर, और cos 0 का मान कितना आ जाएगा? 1। सॉल्व करना, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर का रूट निकल के आएगा 2x। क्या निकल के आएगा? 2x। ट्रिक ये कहती है अगर दो सदिश परिमाण में बराबर हो, अगर दो सदिश परिमाण में बराबर हो और उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो आंसर कितना आता है? दुगुना। जैसे 5 न्यूटन के दो बल 0 डिग्री पर लग रहे हो तो आंसर कितना आएगा? 10। कंडीशन नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लीजिए, दोनों के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। r इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, p की जगह x जमाएंगे x स्क्वायर, q की जगह x जमाएंगे x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करें थीटा की, cos थीटा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 ने 2 को मार दिया और ये बन गया x स्क्वायर 3x स्क्वायर। इसका अंडर रूट निकालूंगा तो आएगा √3 × x। इसी तरीके से कंडीशन नंबर 3, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो देखना भैया कितना आएगा? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, पीछे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √2x। इसी तरीके से कंडीशन नंबर 4, थीटा बराबर 120 डिग्री, तो r बराबर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, cos 120 का मान होता है -1/2। 2 ने 2 को कैंसिल किया, -x स्क्वायर, और एक x स्क्वायर को काट देगा, कुल मिलाकर के क्या बचेगा? x। और एक लास्ट कंडीशन नंबर 5, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 180 होता है माइनस का 1, तो आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। ये 11th क्लास में पूरा मैंने बहुत क्लियरली पढ़ाया है। यहां आपको याद दिलाने के लिए आपको कितना याद रखना है कि अगर हमारे पास दो सदिश हैं, एक है पी वेक्टर और दूसरा है क्यू वेक्टर, उनके बीच का कोण कितना है? थीटा। तो उनका रिजल्टेंट, एक तो ये सूत्र याद रखिए, मेन सूत्र तो ये है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मेन सूत्र तो ये है। ट्रिक क्या कहती है? अगर परिमाण बराबर हो, अगर परिमाण बराबर हो, कोण 0 डिग्री है तो आंसर आएगा 2 गुना, कोण 60 डिग्री है तो आंसर आएगा अंडर रूट 3 गुना, कोण 90 डिग्री है तो आंसर आएगा अंडर रूट 2 गुना, कोण 120 है तो आंसर आएगा 1 गुना, और 180 है तो आंसर कितना आएगा? 0। इनका यूज जब हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो काम में लेंगे। जल्दी से स्क्रीन पॉज करिए और फटाफट पूरा लिख दीजिए ना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भुजा ए वाले, स्मॉल ए भुजा है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए तथा बी पर ऐसे लिखो, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर, पूरे से तीनों शीर्षों पर, के शीर्षों पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, तो किसी एक शीर्ष पर परिणामी बल ज्ञात करो। इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बुक में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन समझें कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, क्वेश्चन बड़े ढंग से, आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना, और इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर, 3 शीर्ष हैं, भुजा समबाहु त्रिभुज की स्मॉल ए है और तीनों शीर्षों पर स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। आपको किसी भी एक शीर्ष पर, किसी भी एक शीर्ष पर परिणामी बल ज्ञात करना है। एक बार आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करके देखें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन समझ लेना, इस वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आंसर देखिए, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, माना कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, कुछ भी। तीनों शीर्षों पर स्मॉल क्यू आवेश रखे हुए हैं, मतलब यहां स्मॉल क्यू आवेश है, यहां भी स्मॉल क्यू आवेश है और यहां भी स्मॉल क्यू आवेश है, ठीक है। हमें किसी एक शीर्ष पर परिणामी बल देखना है, किसी भी एक शीर्ष पर। मान लीजिए कि हमें सर ए पर परिणामी बल देखना है, कहीं ले लो जहां तुम्हारी इच्छा हो, आपको ए पर परिणामी बल देखना है। सबसे पहला स्टेप, इस निकाय में कितने आवेश हैं, ये जो आपको सिस्टम दिया गया है, कितने आवेश हैं, तो आप देखोगे कि निकाय में 1, 2 और 3 आवेश हैं। कितने आवेश हैं निकाय में? 3, ठीक है जी। आपको ए पर बल देखना है, तो अध्यारोपण कहता है कि निकाय में जितने आवेश हैं, जिस आवेश पर बल देखना है उस पर जितने भी अतिरिक्त आवेश बचे हुए हैं वो सब बल लगाएंगे। मतलब ए पर कौन कौन बल लगाएंगे? ए पर बी भी बल लगाएगा और ए पर सी भी बल लगाएगा। ध्यान से देखने वाली बात यह है, अगर चलो ए और बी की बात करते हैं, तो ए पर भी क्यू आवेश है, बी पर भी क्यू आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण। अच्छा, प्रतिकर्षण में दूरी बढ़ेगी। अब कौन सा आवेश, देखो आप बल ए पर देखना चाह रहे हो तो ए की बात करते हैं। अगर ये बी आकर्षण बल लगाता तो ए को खींचता, और बी प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। प्रतिकर्षण क्यों लगा रहा है? क्योंकि यहां भी क्यू आवेश है, तो यहां भी कैसा आवेश है? क्यू। और प्रतिकर्षण लगा रहा है तो धक्का देगा इस पर, और बी ए पर धक्का किधर देगा? ऊपर।
मतलब ध्यान से देखो ना आप, तो ये दिशा हो जाएगी किसकी, एफ ए बी की, एफ ए बी की। इसी तरीके से सी भी धक्का देगा और इधर धक्का देगा, ये दिशा हो जाएगी एफ ए सी की। डायग्राम दोबारा बनाओ, थोड़ा नीचे करके ध्यान से देखो क्या कहानी थी। आपको एक समबाहु त्रिभुज लेना है। सपोज ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम मान लिया हमने ए बी सी, यहां क्यू आवेश, यहां क्यू आवेश, यहां क्यू आवेश। मान लो हमें ए पर बल देखना है, तो सिस्टम में कितने आवेश हैं, 1 2 3 आवेश हैं। ए पर कितने बल लगाएंगे, दोनों बल लगाएंगे, बी और सी। चूंकि सभी प्लस प्लस के हैं, सभी बल प्रतिकर्षण होंगे, तो बी धक्का देगा ए पर इधर, तो ये दिशा तो हो जाएगी एफ ए बी की, और ये दिशा हो जाएगी एफ ए सी की। क्लियर है। परिमाण की अगर हम बात करें, परिमाण की अगर हम बात करें, तो जितना परिमाण, ध्यान से देखो, एफ ए बी का होगा ना, उतना ही परिमाण एफ ए सी का होगा। क्यों, ध्यान से देखिए, कूलाम का नियम कहता है कि एफ बराबर होगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन में के तो के ही रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। आवेशों का गुणनफल, अगर आप ए बी की बात कर रहे हो तो भी आवेशों का गुणनफल क्यू स्क्वायर है, और अगर आप ए सी की बात कर रहे हो तब भी आवेशों का गुणनफल क्यू स्क्वायर ही है। और अगर हम दूरी की बात करें तो समबाहु त्रिभुज है, इसलिए दूरी भी तीनों कैसी हैं, आपस में बराबर। तो परिमाण दोनों का बराबर आएगा। परिमाण कितना आएगा, के Q1 Q2 मतलब गुणनफल क्यू स्क्वायर बटे दूरी यानी कि ए का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि ए पर 2 बल लग रहे हैं, एफ ए बी और एफ ए सी। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जो कुल बल है वो इन दोनों के सदिश योग के बराबर आएगा, परिणामी बल। अतः परिणामी बल F बराबर अंडर रूट, कौन कौन है, एफ ए बी और एफ ए सी। अच्छा, और इनके बीच का कोण कितना होगा, ये वाला कोण। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो जितना कोण ये उतना ही कोण ये, मतलब कोण कितना है, 60 डिग्री। वैसे डायरेक्ट आंसर दिखना चाहिए आपको कि दोनों के परिमाण बराबर हैं और 60 डिग्री पर है, तो √3 गुना आंसर आएगा। इस चीज का √3 गुना आंसर आएगा। थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं इसको, तो रिजल्टेंट बल आएगा एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी और कॉस थीटा। चलिए एफ बराबर देखते हैं, चेक करते हैं। एफ ए बी की वैल्यू कितनी है, एफ ए बी की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर। एफ ए सी की वैल्यू भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 2 और दोनों के मान जमाऊंगा तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60। cos 60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। तो मतलब cos 60 की जगह पर अगर आप 1/2 जमाना चाहो तो 2 ने 2 कैंसिल कर दिया। ध्यान से देखो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तीनों एक जैसे हैं ना, तो परिणामी आंसर √3 और इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर। मतलब जो सब परिणाम बल आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं इधर आएगा, और कितना आएगा, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है कहानी यहां तक, सबको समझ में आया। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत था और इसके ऊपर एक सवाल था। ठीक है, अब एक सवाल आप करके दिखाइए, चलो जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से ऐसे करो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि स्मॉल ए भुजा वाली वर्ग के चारों कोनों पर, मतलब वर्ग है, अभी समबाहु त्रिभुज था जिसकी भुजा कितनी है, ए, और आपको पता है कि वर्ग की 4 भुजा बराबर होती हैं। उसके चारों शीर्षों पर स्मॉल क्यू आवेश रखे हुए हैं, स्मॉल क्यू आवेश रखे गए हैं। किसी एक शीर्ष पर, किसी एक शीर्ष पर परिणामी बल
ज्ञात करो। हमें किसी भी एक शीर्ष पर परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसी से कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। आप स्क्रीन पॉज करें, है ना, और ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंट आपको देता हूं थोड़ी सी मैं। एक वर्ग मान लो जिसकी वजह कितनी होगी ए, चारों शीर्षों पर क्यू क्यू आवेश रख दो और किसी भी एक शीर्ष पर आपको बल देखना है। तो इस मान लो आप ए पर बल देखोगे तो ए पर बी सी डी और 3 बल लगेंगे एक तरीके से, किसी भी शीर्ष पर देख लेना। उनका आपको सदिश योग करके परिणामी बल निकालना है। ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लेना। अब जो भी आपका आंसर आए उसे यहां मिलान करो। देखो अच्छा, करना क्या है, सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे। आंसर देखिए, सबसे पहले एक वर्ग बनाया, ये लो। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर आती हैं, तो चारों भुजाएं स्मॉल ए और स्मॉल ए। अच्छा, अब आपको किसी एक शीर्ष पर बल देखना है, किसी भी एक पर, जो आपकी इच्छा है, कहीं भी ले लो। मतलब मैंने डी ले लिया कि मुझे यहां डी पर बल देखना है। ठीक है, तो इस सिस्टम में आप अच्छा आवेश भी रखते हैं। यहां क्यू आवेश है, यहां भी क्यू आवेश है, यहां भी क्यू आवेश है, यहां भी क्यू आवेश है ना। इस सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 4 आवेश दिख रहे हैं। एक आवेश ए पर है, एक बी पर है, एक सी पर है और एक कहां है, डी पर। आपको जो बल देखना है वो बल देखना है आपको आवेश डी पर। ठीक है ना, तो डी आवेश पर कौन कौन बल लगा रहे हैं, डी आवेश पर कौन कौन बल लगा रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है ना, हाँ। तो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक स्क्वायर दिया गया है ना, एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा स्मॉल ए है और चारों शीर्षों पर स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। हमें किसी भी एक शीर्ष पर परिणामी बल ज्ञात करना है, तो वही तरीका पुराने वाला। आप ये देखिए कि आपको इस सिस्टम में कितने आवेश नजर आ रहे हैं। तो आपको सिस्टम में 1 2 3 और 4 आवेश दिख रहे हैं। अगर आपको सी पर बल देखना है तो सी पर बचे हुए जितने भी आवेश हैं वो सब बल लगाएंगे। तो सी पर ए बी और डी तीनों ही बल लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए के कारण लगने वाला बल, तो ये सभी आवेश प्लस के हैं, सभी में बल प्रतिकर्षण लगने वाला है। तो जो ए बल लगाएगा सी पर, वो ए और सी को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे होगा पहली बात तो, और प्रतिकर्षण की वजह से सी कहां जाएगा, दूर। मतलब ये दिशा हो जाएगी किसकी, एफ सी ए की। इसी तरीके से सी पर बी के कारण बल, ये भी धक्का देगा इस पर, ये हो जाएगा एफ सी बी। और इसी तरीके से डी के कारण बल ये इधर धक्का देगा, मतलब ये हो जाएगा आपका एफ सी डी। क्लियर है। तो इस सी पर 3 बल लग गए, सी पर ए के कारण, सी पर बी के कारण और सी पर डी के कारण। अगर हम परिणाम की बात करें, परिमाण की बात करें, तो जितना परिमाण एफ सी बी का है उतना ही परिमाण एफ सी डी का होगा। क्यों? देखो, आवेश का गुणनफल तो क्यू स्क्वायर, इस सेट में भी क्यू स्क्वायर और इस सेट में भी क्यू स्क्वायर है। डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, पर ये डिस्टेंस ए नहीं है। अगर वर्ग में भुजा ए हो तो विकर्ण √2a होता है। तो BC और DC, इसमें आवेश का गुणनफल भी बराबर है और दूरी बराबर है, इसलिए दोनों फोर्स बराबर है। कितना परिणाम होगा कि Q1 Q2 आवेश का गुणनफल मतलब क्यू स्क्वायर बटे दूरी यानी कि ए स्क्वायर, दोनों इतने परिमाण।
परिमाण के होंगे, ठीक है ना। और जो तीसरा बल बच रहा है FCA, इसका परिमाण कितना होगा? तो FCA के लिए ये वाला सिस्टम देखिए आप, K आवेश का गुणनफल Q स्क्वायर और दूरी का स्क्वायर मतलब √2a का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये बल लग रहे हैं आपके C पर, 3 बल लग रहे हैं, CD, CA और CB, तीनों के हमने परिमाण निकाल लिए। अब परिणामी बल निकालते हैं, ध्यान से देखना। परिणामी बल निकालने के लिए अब ध्यान से देखिए कि जो FCD और FCB हैं, क्या ये 90 डिग्री पर है? FCD और FCB 90 डिग्री पर है और परिमाण दोनों का कैसा है? बराबर। तो हमने सदिश योग में पढ़ा है, अगर समान परिमाण के बल 90 डिग्री पर लग रहे हों तो उनका परिणामी √2 गुना आता है। पढ़ा है ना? आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो या ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं कि चूंकि FCB तथा FCD समान परिमाण के हैं तथा परस्पर लंबवत हैं, अतः इनका परिणामी, किनका? कुल परिणामी नहीं है, सिर्फ इन 2 बलों का परिणामी। हमें तो 3 बलों का निकालना है, तो पहले मैं इन 2 को सॉल्व कर रहा हूं। इनका परिणामी √2 गुना होगा, है ना? किसका? इसका। तो √2 KQ² होगा। तो इनके परिणामी को कुछ नाम दे दो आप, F', चलो कुछ भी, ठीक है ना भैया। अच्छा, इस पर 3 बल लग रहे हैं, ध्यान से देखना। FCD, FCB समान परिमाण के हैं, इन दोनों का परिणामी इतना है और वो परिणामी रहेगा कहां? इनके बीच में, मतलब इधर। तो F'। थोड़ा भाई ध्यान से समझें, ऐसे समझिए, देखो कि यहां समझाऊं। इस C पर एक बल इधर था और एक बल इधर था और एक बल इधर है। अब इन दोनों का परिणामी इनके बीच में, मतलब इधर आ गया, तो ये बल तो कोई काम का ही नहीं है। अब तो सिर्फ ये वाला और ये वाला बल लग रहा है। समझने वाली बात ये है कि अब FCD और FCB का परिणामी तो मैंने निकाल लिया है F'। तो अब C पर आपको 2 ही बल देखने चाहिए, F' और FCA, और दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे कि चूंकि F' तथा FCA समान दिशा में, अतः कुल परिणामी बल F मान लें उसको, तो वो हो जाएगा F' प्लस FCA। F' की वैल्यू है √2 KQ² और FCA की वैल्यू है KQ² तो F बराबर, इनमें से कॉमन दिख जाएगा आपको, KQ² और √2 प्लस 1/2। ठीक है यहां तक? ये हमारा परिणामी बल है। किस कंडीशन में? जब वर्ग के कोनों पर स्मॉल q आवेश रखा हो, तो किसी भी एक शीर्ष पर लगने वाला जो परिणामी बल रहा होगा वो रहा होगा KQ² अब चाहो तो आप 2 LCM लेकर के 2√2 + 1 के फॉर्मेट में भी इस आंसर को लिख सकते हो। क्लियर है यहां तक? अब आप स्क्रीन पॉज करें और इसको लिख लें जल्दी से, ठीक है? अगला क्वेश्चन, हाँ तो ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं 4 माइक्रोकूलम के। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप मेरे साथ में क्वेश्चन लिख लें कि 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश, मतलब मेरे पास अनंत आवेश हैं जिन सब का मान 4 माइक्रोकूलम है। तो 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश
एक्स अक्ष पर क्रमशः x बराबर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डैश 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 पर स्थित हैं। मतलब हमारे पास अनंत आवेश हैं जिन सब का मान है 4 माइक्रो कूलाम, और वो रखे हुए हैं x अक्ष पर आवेश हैं। मेरे पास बहुत सारे आवेश हैं जिनका मान है 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम अनंत आवेश हैं, और इन्हें रख दिया गया है एक्स अक्ष पर। कहां पर? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर भी कहां? जो पहला आवेश है उसे 1 मीटर दूरी पर, दूसरे को 2 मीटर पे, फिर 4 पे, फिर 8 पे, इस तरीके से रखा गया है। ठीक है। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर, मूल बिंदु का मतलब x बराबर 0 पर एक तरीके से 1 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, उस पर मुझे परिणामी बल देखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। स्क्रीन पॉज करके आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन ये है इसका। सबसे पहले तो आप एक्स अक्ष डिजाइन कर लो। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, बहुत लंबा रहा होगा। यहां कहीं x बराबर 0 है, थोड़ी दूर कहीं x बराबर 1 आया होगा, फिर कहीं x बराबर 2, यहां x बराबर 3 मीटर में चल रहा है क्योंकि मुझे दूरी की डिमांड मीटर में है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, x बराबर 4 मीटर, x बराबर 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, अप टू सोन, बहुत बड़ा अनंत तक जाएगा। ऐसा कोई मैंने एक एक्स अक्ष डिजाइन किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 माइक्रो कूलाम का आवेश लेना है, और कहां से रखना स्टार्ट करना है? पहला रखा हुआ है 1 मीटर पर, तो 1 मीटर का मतलब यहां एक तो 4 माइक्रो कूलाम का आवेश हमने यहां रख दिया। अगला जो आवेश है वो रखा जाएगा 2 मीटर पर, 2 मीटर मतलब यहां रख दिया हमने 4 माइक्रो कूलाम। उसके अगला रखा जाएगा 4 मीटर पे, तो 4 मीटर का मतलब यहां हमने रख दिया 4 माइक्रो कूलाम। उससे अगला रखा जाएगा 8 मीटर पे, तो 8 मीटर का मतलब यहां रख दिया 4 माइक्रो कूलाम। इन जगह पर नहीं है, और जगहों पर। यह कहानी अनंत तक चलेगी। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु ये रहा। यहां आपने रख दिया 1 कूलाम का आवेश। ये लो भैया 1 कूलाम का आवेश, और आपको यहां पर परिणामी बल देखना है। आपकी सहायता के लिए आप इसको नामांकित कर सकते हो। सपोज इसे मान लें हम O, इसे मान लिया A, इसे मान लिया B, इसे मान लिया C, इसे मान लिया D, अप टू सोन चलता रहेगा। सवाल यह था कि 4 माइक्रो कूलाम के अनंत आवेशों को एक्स अक्ष पर रखा गया है। कहां? 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 4 पर, 8 पर। जैसा ही वो सवाल डिजाइन करे, ये सेंटीमीटर में होता तो मैं सेंटीमीटर लिखता, मीटर में है तो मीटर लिख रहा हूं। अब आपको परिणामी बल देखना है ऊपर। सबसे पहली बात, इस सिस्टम में कितने आवेश नजर आ रहे हैं? तो आप ऐसे मत बोल देना सर देखो 1 2 3 4 5 हैं ना। कितने आवेश हैं इसमें? अनंत। कितने आवेश हैं? अनंत। बल कहां देखना है साहब? मूल बिंदु पर, यहां। तो O पर, O के अलावा जितने भी आवेश हैं वो सभी बल लगाएंगे। तो O पर पहला बल लगेगा A की वजह से। A पॉजिटिव आवेश है, 4 प्लस का है, और ये भी प्लस का है, मतलब प्रतिकर्षण लगेगा। और O पर प्रतिकर्षण लगेगा A की वजह से, तो पास में तो आएगा नहीं, दूर जाएगा। मतलब इधर बल लगने वाला है कौन सा? FOA। B की वजह से भी इस पर प्रतिकर्षण ही बल लगने वाला है। C की वजह से भी इस पर प्रतिकर्षण ही लगने वाला है। D की वजह से भी इस पर प्रतिकर्षण ही लगने वाला है।
मेरी बात समझ में आई आपको? जितने भी आवेश हैं वो सब धक्का मार रहे होंगे तो सब एक ही दिशा में हो गए ना। ओ पर जो बल लग रहे हैं, बहुत सारे बल, अनंत बल लग रहे हैं, वो सब एक ही दिशा में हैं। अतः ओ पर परिणामी बल, अगर मैं परिणामी बल की बात करूं तो F बराबर एक ही दिशा में है तो सब सिंपल जुड़ जाएंगे भाई। अगर P और Q थीटा बराबर 0 डिग्री हो उनके बीच कोण, तो P प्लस Q आंसर आता है। तो जितने बल एक दिशा में है तो सदिश योग में भी बल जुड़ जाएंगे। तो कुल बल कितना आने वाला है इस पर? F O A के कारण, O पर B के कारण, O पर C के कारण और O पर D के कारण, ये चलेगा अनंत तक। तो F बराबर O पर A के कारण बल देखना है, तो बल देखना कूलाम के नियम से K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सही है। तो K आप चाहो तो चलो मान जमा देते हैं K का। K मतलब 9 गुणा 10 की घात 9। ध्यान से देखना, OA की बात कर रहा हूं तो इनसे मतलब है Q1 गुणा Q2, किसी एक को मान लो Q1, एक को मान लो Q2। Q1 मान लो 1 कूलाम है तो 1, और Q2 दूसरा 4 माइक्रो कूलाम है, माइक्रो हटाना होगा हमें, तो 4 गुणा 10 की घात -6 बटी, ये तो फॉर्मूला है K Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है? O और A के बीच की दूरी 1 मीटर है, क्योंकि O 0 है और ये 1 है। 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 मीटर। और 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। ये खत्म कहानी। आया कि नहीं आया? अब आप खुद सोचें, O भी कितना आएगा O पर B की वजह से, तो K तो वही 9 गुणा 10 की घात 9 ही रहेगा। Q1 OB की बात कर रहा हूं तो O और B में से किसी एक को Q1, एक को Q2 मान लीजिए, तो O पर वापस से वो 1 कूलाम ही है और B पर है 4 माइक्रो कूलाम, तो 1 गुणा 4 गुणा 10 की घात -6 बटे दूरी का स्क्वायर। तो O और B के बीच की दूरी है 2 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। इसी तरीके से OC की अगर बात करें तो K की वैल्यू वही 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 वही 1 कूलाम, Q2 वही 4 माइक्रो कूलाम और दूरी का स्क्वायर और C के बीच की दूरी, और C के बीच की दूरी है 4 मीटर भैया, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस, और देख लीजिए एक स्टेप, OD 9 गुणा 10 की घात 9, 1 कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम और दूरी का स्क्वायर, और O और D के बीच की दूरी है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 डैश डैश डैश, अनंत तक चलता रहेगा। तो इन सब में से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लीजिए आप। F बराबर, देखो भैया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 10 की घात -6, ये स्टेप सब में से कॉमन दिख रहा है मुझे। अगर मैं ये स्टेप कॉमन लेता हूं तो यहां बचा कितना? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस डैश 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 अनंत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया मैं इन सबको कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है ना, इसमें कोई खास बात नहीं है, अपना खुद के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी। अब परिणामी बल देखना है मुझे, तो भैया यहां देखिए, तो F बराबर कितना हो गया? 9 × 4 36 गुणा 10 की घात 9 और -6 होंगे 3। और ध्यान से देखिए ब्रैकेट के अंदर बन गई जीपी। बायो वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखना, ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी 10th क्लास में पढ़ी होगी आपने। अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी में जो SN है, SN मतलब यहां लिख देता हूं चाहो तो, जीपी है, और इसमें S अनंत का मतलब है अनंत पदों का योग। इसका फॉर्मूला है A/1 - R, A/1 - R, सूत्र याद कर लेना भाई। तो A का मतलब होता है प्रथम पद, इसका प्रथम पद कितना है? 1/1 - R सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले वाले पद का भाग देखो, 1/4 आ रहा है, तीसरे वाले में दूसरे वाले का भाग देखो, 1/16 बटे 1/4 वापस 1/4 आ रहा है, इसमें 1/64 में 1/16 क्रमागत पदों का अनुपात, तो सार्व अनुपात आ रहा है 1/4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से कितना आ रहा है। तो F बराबर 36 गुणा 10 की घात 3
लघुत्तम आएगा, देखो ऊपर तो 1 का ही है, और 1 माइनस 1/4 3/4, ठीक है जी। तो f बराबर 36 गुणा 10 की घात 3, और ये बन जाएगा 4/3, 12 बार कट जाएगा, और 12 चौके 48, तो f बराबर 48 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन। चाहो तो f बराबर 4.8 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बल लगेगा। मतलब इस कंडीशन में जो मूल बिंदु पर आवेश है, इस पर जो परिणामी बल लगने वाला है वो लगेगा 4.8 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करें और अच्छे से इसको लिख लेना से, ठीक है भाई। हाँ तो बच्चों, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है वो है कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, उनके बीच की दूरी है 3 मीटर, ठीक है। और इन आवेशों का आपको योगफल दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, मतलब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दी हुई है 20 माइक्रोकूलम। एक आवेश दूसरे आवेश पर 0.075 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहा है। F का मान दिया हुआ है आवेशों के बीच में, तो इन दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो। सोचिए ध्यान से, दो आवेश हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी r दे रखी है, आवेशों का योग फल दे रखा है, प्रतिकर्षण बल F दे रखा है, और आपको दोनों आवेशों के मान ज्ञात करने हैं। एक बार स्क्रीन पॉज करें और ट्राई करें। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है टफ लगे, बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए भाई, ट्राई जरूर किया करें एक बार ना, जो भी आंसर आए उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखना है कि आपने कैसे सोचा और मैंने कैसे सोचा, उसी को देखते हैं। अच्छा जी, देखो योगफल दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, तो एक तो आपको शायद Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दी हुई है 20 माइक्रोकूलम। क्लियर है? समीकरण नंबर 1। एक आपको उनके मध्य की दूरी r दे रखी है, कितनी? 3 मीटर, और बीच का बल दिया हुआ है 0.075 न्यूटन, और हमें वैल्यू निकालनी है Q1 और Q2 की, Q1, Q2 क्वेश्चन मार्क। समझने वाली बात यह है कि अगर Q1 प्लस Q2 तुम्हारे पास है, और अगर आप किसी विधि से Q1 माइनस Q2 निकाल पाए, तो उन दो समीकरण को सॉल्व करके Q1 Q2 बहुत आसानी से निकल जाए। कंसेप्ट बल का दिया हुआ है तो बल से स्टार्ट करता हूं कि भाई बल का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सारी वैल्यू जो दी गई है वो जमाई मैंने, तो F की वैल्यू है 0, इसको चाहो तो आप 75 अपॉन 1000 कर सकते हो, 3 जीरो लगा दिया नीचे। K की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 गुना Q2 तो Q1 गुना Q2 ही रहेगा, और R स्क्वायर, R कितना है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 9 ने 9 को मार दिया, ध्यान से देखिए। तो आप इस समीकरण से Q1 गुना Q2 निकाल सकते हो कि Q1 गुना Q2 निकल के आएगा आपका 10 की घात 9, नीचे आएगा 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12, ऊपर जाएगा तो -12, 75 गुणा 10 की घात -12। क्लियर यहां तक? समीकरण नंबर 2। अच्छा, इसमें से आप 20 माइक्रोकूलम में से माइक्रो को हटा लें अगर बाई चांस, तो इसको अपन 20 गुणा 10 की घात -6 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब आप उस समीकरण नंबर 1 और 2 दिए गए हैं, जैसे मान लो आपके पास में a प्लस b दे दूं मैं आपको, और a इंटू बी दे दूं, तो a माइनस बी का सूत्र निकाल सकते हो। एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा हो तो, चूंकि a माइनस बी बराबर होता है अंडर रूट में a प्लस बी का स्क्वायर -4ab। आप चाहो तो एक बार सॉल्व करके देख लीजिए इसको। ब्रैकेट खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -4ab, तो प्लस 2ab और -4ab -2a बचेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर को रूट मार देगा तो a माइनस बी बचेगा। ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसी ट्यून पर
मैं चाहूं तो Q1 माइनस Q2 का फॉर्मूला सेट कर सकता हूं क्या, कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। तो यहां से जो Q1 माइनस Q2 निकल के आएगा, रूट ऑफ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, मतलब समीकरण नंबर 1 में से वैल्यू जमा दीजिए। तो 20 का स्क्वायर तो 400 गुना 10 की घात माइनस 12, ठीक है। और Q1 Q2 समीकरण नंबर 2 में है, तो 75 गुना 10 की घात माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 300 गुना 10 की घात माइनस 12। तो Q1 माइनस Q2 जो निकल के आया, 400 माइनस 300 बचेंगे 100, 100 का रूट आएगा 10, और 10 की घात माइनस 12 का 10 की घात माइनस 6। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 1 और 3 को ध्यान से देख लीजिए। समीकरण 1 व 3 से ऐसा करो, दोनों को जोड़ के देख लो। तो LHS में LHS जोड़ोगे तो ध्यान से देखो, Q2 से Q2 कट जाएगा, और Q1 और Q1 बन जाएगा भाई सब 2Q1। और RH को जोड़ूंगा तो 20 और 10 30 गुणा 10 की घात माइनस 6, मतलब जो Q1 निकल के आएगा वो आएगा 15 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, कुल मिलाकर के 15 माइक्रो कूलाम। एक आवेश तो आ गया भाई साहब 15 माइक्रो कूलाम। और इसको समीकरण नंबर 1 में जमा दें, दोनों का योग 20 माइक्रो कूलाम था ना, तो दूसरा आवेश जो Q2 निकल के आएगा वो आएगा 5 माइक्रो कूलाम। तो जो आपके आंसर आए वो आए 15 माइक्रो कूलाम और 5 माइक्रो कूलाम। और बात भी सही है। अब आप चेक करके देख लीजिए कि उसने कहा दोनों का योग 20 माइक्रो कूलाम होना चाहिए, और 15 और 5 का योग वास्तव में कितना है, 20 माइक्रो कूलाम। 3 मीटर दूरी पर इनको रख दें, आप बल निकाल के देख लेना, 0.075 न्यूटन ही बल आएगा। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और नोट कर लें, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में यहीं तक है ना, ठीक है, और बाकी पोर्शन अपन कल पढ़ेंगे। क्लियर।